पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उनने महाराष्ट्र में सोनिया जी और जयराम रमेश जी ने और यूपीए ने कानून पास करके क्या निर्णय किया? उनने कहा हम 2 गुना ही देंगे, 1.5 गुना ही दिया कुछ जगह, यानी वो भी पलट गए। और हमारी सरकार आने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने निर्णय किया कि ये नहीं होगा, हम ग्रामीण क्षेत्र में जमीन एक्वायर करेंगे तो 1 के बजाय 4 गुना देंगे, शहरी होगा तो 2 गुना देंगे। हमने निर्णय किया। लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात ऐसी है कि 13 एक्ट को इन्होंने एग्जम्पशन दे दिया। हमारे साथ हमने जो सुधार किया है उसमें मुआवजे के साथ और पुनर्वसन के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं किसान का बेटा हूं, गांव में रहता हूं। 70,000 एकड़ गन्ना मेरे क्षेत्र में लगा है। 3 चीनी मिलें चलाता हूं किसानों को साथ में लेकर। नरेंद्र मोदी गुजरात के, उन्होंने 5 लाख चेक डैम बनाए हैं। गुजरात में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है। गुजरात के किसान प्रगतिशील विकास की ओर जा रहे हैं। वहाँ का कॉटन एक्सपोर्ट होता है। हम किसानों के पक्षधर हैं। हमारी सरकार किसी भी स्थिति में किसानों पर अन्याय करने वाला निर्णय कभी कर नहीं सकती और हम कभी नहीं करेंगे। गुमराह कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? मैं तो बहस के लिए आह्वान करता हूं। मीडिया को भी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खुला आह्वान किया कि बताओ एक बात कि हमने किसानों के हितों के खिलाफ कौन सा निर्णय किया। कोई नहीं बताता, केवल किसानों के खिलाफ है, खिलाफ है। तो क्या खिलाफ है? एक तो बात बताओ खिलाफ क्या है। वो नहीं बताएंगे पर खिलाफ है। ये इस प्रकार से तो चर्चा नहीं हो सकती। अब हमने ये ऑर्डिनेंस निकाला। ये ऑर्डिनेंस में क्या है? ये जो 13 एक्ट थे इसको और हमने 3-4 चीजें जोड़ दी। पहली चीज 10A में क्या है? हमने ये कहा कि इसमें डिफेंस के लिए, जैसे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाना है, हमारे वेपन्स जमीन के अंदर डालने हैं, और सुरक्षा के लिए अगर कोई लैंड एक्विजिशन करनी होगी तो सुरक्षा और डिफेंस के लिए ये कंसेंट क्लॉज, अनुमति लेने वाली बात, और ये दूसरी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, इसकी जरूरत नहीं डिफेंस के लिए। एक बात हमने कही। दूसरी बात हमने क्या कही? हमने कहा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बात लागू नहीं होगी। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने निकाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी ये सोशल का उपयोग किया जाएगा। हमने कहा निकाल दो। अब रखा क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर गांव में रोड बनेगा तो रोड नहीं बनना चाहिए। गांव में पीने का पानी चाहिए तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए योजना नहीं बननी चाहिए। गांव में अगर ट्रांसफार्मर लगाना है कहीं बिजली के लिए तो वो नहीं लगाना चाहिए। गांव में सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल नहीं खोलना चाहिए। हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें डाला। आपको पता है कि ये 80% लैंड किसके लिए एक्वायर्ड होती है? 80% लैंड सिंचाई के लिए एक्वायर्ड होती है। हमारे देश में जितनी बरसात पड़ती है उसमें से 15 से 20% पानी डैम में जाता है, तालाब में जाता है। 15 से 20% पानी जमीन के अंदर जाता है और 70% पानी समुद्र में बह जाता है। मैं भी काम कर रहा हूं गांव में। हम कर रहे दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। हम समुद्र में जाने वाले पानी को रोकना चाहते हैं और किसान के खेतों को सिंचाई के लिए देना चाहते हैं। आज 70% पानी समुद्र में जा रहा है। क्या देश के लिए अच्छी बात है? अगर हम सिंचाई के लिए पानी अगर रोकेंगे तो किसानों के खेत को पानी मिलेगा, ड्रिप लगेगा, स्प्रिंकलर लगेगा, उसका जो उत्पादन है वो 2.5 गुना बढ़ेगा। क्या ये नहीं करना चाहिए? अब सिंचाई के लिए 80% जमीन एक्वायर्ड होती है। अब इसमें क्लॉज ऐसा है कि ये डैम है, ये 5,000 एकड़ में डैम बन रहा है और इस डैम में जो पानी वो 3 लाख एकड़ को मिल रहा है। जैसे भाखरा रांगल डैम बना, जो जमीन पर बना है वो किसानों की जमीन तो चली गई, पर वो पानी निकला वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिला। आज भी इसका फायदा मिल रहा है। पर इस एक्ट के मुताबिक भाखरा नांगल डैम जिस जमीन पर बना है
उन किसानों का अगर होटिंग किया जाता और उनको कहा जाता कि 80% तुम्हारी अनुमति है तो भाखड़ा रंगल डैम बनेगा, और अगर वो बोलेंगे नहीं है तो नहीं बनेगा, तो ये 80% किसान जिनकी जमीन जा रहे हैं वो देने का सवाल ही नहीं उठता था, तो भाखड़ा रंगल कभी बन ही नहीं सकता था, क्योंकि जिसकी जमीन जाती है वो कैसे अनुमति देगा। इसलिए उसको 4 गुना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, उसके परिवार के लड़कों को नौकरी देनी चाहिए, उसको पर्यायी जमीन देनी चाहिए। ये बात सब सच है। और इसलिए इरिगेशन के लिए, डैम के लिए जमीन एक्वायर करना है तो 80% का क्लॉज अगर लगाया तो देश में एक भी डैम बनेगा नहीं, किसान के खेत को पानी मिलेगा नहीं, कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा नहीं, गांव की गरीबी दूर होगी नहीं। तो हमने कहा कि इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया। और तीसरी बात जिसकी विवाद खड़ा किया गया वो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? अब दिल्ली से मुंबई एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। कल्पना है कि रोड जो बन रहा है उसके 1 किलोमीटर इस साइड और 1 किलोमीटर इस साइड इंडस्ट्री आएगी। हमारे यहां कपास है तो कपास की इंडस्ट्री आएगी, सूत बनेगा, कपड़ा बनेगा। अगर कहीं पोटैटो है, आलू है, तो पोटैटो चिप्स बनेंगे। तो जिस क्षेत्र में जो होता है वही इंडस्ट्री खड़ी होगी, तो वही किसान के गांव के बच्चों को, लड़कों को रोजगार मिलेगा। क्या हमारे देश में रोजगार मिलाने का अधिकार केवल दिल्ली और मुंबई के युवाओं को है? क्या हमारे पंचायत में गांव इंडस्ट्री नहीं खुलेगी? गांव के गरीब किसान के बेटों को रोजगार नहीं मिलेगा? क्या सब गांव के बच्चों को रोजगार के लिए दिल्ली और मुंबई के लिए जाना पड़ेगा? इस कॉरिडोर के मार्फत आपके गांव में, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, पंचायत समिति के क्षेत्र में एक एक इंडस्ट्री बनेगी, गांव को रोजगार मिलेगा, गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा, गांव की इकोनॉमी अच्छी होगी, गांव स्मार्ट गांव बनेगा। अब इनका कहना है कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्री शब्द है बड़े लोगों के लिए है। आप मुझे बताइए, आप जरा सोचिए, हरियाणा के लोग आप हैं, आज हमारे यहां तो ऐसी स्थिति है, विदर्भ में और महाराष्ट्र में कोई इंडस्ट्री वाला आता है, हम हाथ जोड़ते हैं उसको, भाई इंडस्ट्री लाओ। सही कहा आपने, कपास को कीमत नहीं, चावल को कीमत नहीं, 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गांव में रोजगार नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, उद्योग नहीं तो रोजगार नहीं। अगर गांव में, अगर हमारे, मैं टेक्सटाइल जोन की मांग कर रहा हूं कि हम कपास तैयार करेंगे, कपास से सूत गांव में तैयार होगा, सूत से कपड़ा तैयार होगा, कपड़े का प्रोसेसिंग होगा, जीनिंग प्रेसिंग भी गांव में होगा, और ये कपड़े का रेडीमेड गारमेंट बनेगा और हमारे गांव का कपड़ा एक्सपोर्ट होगा। अब गांव में टेक्सटाइल जोन बनेगा तो गांव में रोजगार मिलेगा। ये कहते गांव में इंडस्ट्री नहीं आनी चाहिए, तो मुझे बताओ, खेती के आधार पर तो जी नहीं सकते। उद्योग आएगा तो हमको कोई ना कोई काम मिलता है बच्चों युवा को, तो वो भी नहीं हो, और केवल सब दिल्ली और मुंबई में हो, ये कौन सा न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसानों के विरोध में है? क्या हमने अगर जमीन लेने के बाद अगर वहां इंडस्ट्री बनेगी और गांव के हजारों लड़कों को रोजगार मिलेगा तो क्या गांव की गरीबी दूर नहीं होगी? गांव के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा? और इसलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की। अब हमने और उसमें अमेंडमेंट की कि जिसकी जमीन जाएगी उसके परिवार को, एक लड़के को नौकरी भी मिलेगी, एक के बजाय 4 गुना मुआवजा मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसका पुनर्वसन, रिसेटलमेंट के कलम वही है। अब मुझे बताइए कि ये पूरे प्रकरण में किसानों के विरोध में कौन सी बात है? मैं तो चैलेंज देता हूं, और मैंने आज पत्र लिखा है कि आप सामने आकर बैठिए, आपकी बात आप रखिए, हमारी बात हम रखेंगे, और आप अगर इस बात को सिद्ध करके देंगे कि किसानों के हितों के खिलाफ अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपको यह करता हूं कि अगर वो सिद्ध कर देंगे तो हम उस बिल में उस बात को जोड़ देंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे, और हम लोग तैयार होंगे कि ठीक है, आपकी बात सही है, हम जोड़ने के लिए तैयार हैं। आप आइए बहस करने के लिए। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं। तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं।